तार कैसे लिखते हैं जनरली, ये हालांकि कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हमें छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ के जाना है, तैयार करके जाना है। हिंदी एक रैंक डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए हर हाल में कोशिश कीजिएगा कि आप आधा घंटा डेली देंगे तो 100% 100+ अंक आपके हिंदी में आ जाएंगे, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। यूपीपीसीएस मेंस के हिंदी पेपर में 100+ अंक कैसे लाएं, इस सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने सरकारी और सरकारी पत्र के प्रारूप और उनमें अंतर के बारे में चर्चा की। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तार लेखन के प्रारूप के बारे में। तार कैसे लिखते हैं जनरली, ये हालांकि कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हमें छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ के जाना है, तैयार करके जाना है। हिंदी एक रैंक डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए हर हाल में कोशिश कीजिएगा कि आप आधा घंटा डेली देंगे तो 100% 100+ अंक आपके हिंदी में आ जाएंगे, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो तार लेखन सिंपल सा आपके सामने दिया हुआ है। ये तार किस लिए लिखते हैं? एक अल्प शब्दों में एक संदेश भेजा जाता है तार के माध्यम से। जब तार का प्रचलन लगभग 1855 में प्रारंभ हुआ था तो केवल अंग्रेजी में तार का प्रचलन होता था, बाद में इसका प्रचलन हिंदी में भी प्रारंभ किया गया। इसमें अंग्रेजी की तुलना में कम खर्च आता था, इंग्लिश के सेंटेंस ज़्यादा बड़े लिखने होते थे, ग्रामर भी यूज होती थी। तार में जो कॉस्ट लगती है, चार्ज लगता है, वो पर वर्ड प्रति शब्द के अकॉर्डिंग चार्ज लगता है, इसलिए इंग्लिश वाला ज़्यादा महंगा पड़ता था, हिंदी वाला सस्ता पड़ता था। किसी कार्य के अतिशीघ्रता की स्थिति में, इमरजेंसी की सिचुएशन अगर कोई होती थी तो उस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता था। 2 प्रकार के तार होते थे, साधारण और द्रुत। द्रुत का मतलब एकदम तीव्र, और इसकी प्रतिलिपि डाक द्वारा पुष्टि हेतु अवश्य प्रेषित की जाती थी। इस लाइन को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बाकी जो चीज़ें हैं ये सारे नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। बस यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या गलती नहीं करनी है। तार भेजने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, जैसे 10 अक्षरों तक के एक शब्द पर एक शब्द का तार प्रभार लगता है। जैसे कि मान लिया आपने अहमदनगर लिखा, अहमदनगर 7 अक्षर हो गए इसमें, तो इसमें एक शब्द का ही प्रभार लगेगा। लेकिन अगर आपने इसमें और जोड़ लिया अक्षर, 4 अक्षर और जोड़ लिए, 11 अक्षर हो गए, तो पहले 10 का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 7 ये प्लस 3 इसमें से, उस पर एक शब्द का प्रभार लगेगा। बाकी जो बचा एक अक्षर होगा उसके लिए एक शब्द, अलग शब्द का चार्ज लगेगा, यानी कि 11 शब्द अक्षर का अगर कोई शब्द है तो उसमें 2 शब्दों का शुल्क लगेगा। इसमें मात्रा को अलग अक्षर नहीं मानते हैं। मात्रा जैसे नहीं लिखा है, जाता लिखा है, तो ये सब एक ही अक्षर है। ऐसा नहीं कि जा पे बड़े आ की मात्रा है तो उसको 2 शब्द माना जाए, जैसे कि हम छंद में पढ़ते हैं, मात्राओं को अलग अलग पढ़ते हैं, छोटी की एक मात्रा, बड़ी ई की 2 मात्राएं, लेकिन यहाँ मात्राओं को एक साथ माना जाता है, शब्द के साथ में, अक्षर के साथ माना जाता है। विभक्तियों के चिन्हों, संबंध सूचक शब्दों को शब्द के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। जैसे अतः लिखना है तो ज़्यादा स्पेस नहीं, शब्द के साथ मिला के लिख दिया। संबंध सूचक शब्द भी, जैसे ये इसमें आदि बोधक का चिन्ह लगाया आपने। समास युक्त शब्द भी एक ही शब्द माना जाता है। जैसे समास युक्त शब्द होते हैं, मान लो चरण कमल, चरण डैश कमल, तो ये 2 शब्द नहीं है, ये समास युक्त शब्द है, तो ये इस पे एक का ही प्रभार लगेगा, एक ही शब्द इसको माना जाएगा। ये कुछ इसके नियम हैं। संयुक्त व्यंजनों में प्रत्येक अक्षर को तार प्रभार के लिए अलग अलग गिना जाता है। व्यापारिक चिन्ह या संख्याएं गिनने के लिए 5 अंकों या चिन्हों के समूह को एक शब्द गिना जाता है। जिन स्थान पर तार भेजा जाता है उसके नाम को एक शब्द माना जाता है। प्रत्येक ब्राह्म चिन्ह कोष्ठकों को भी एक शब्द माना जाता है। ये ब्राह्म चिन्ह अगर कोई लाइन एंड हो रही तो ये एक शब्द हो गया, कोष्ठक लगा रहे हैं तो इसे भी एक शब्द माना जाएगा, इसका प्रभार एक शब्द के रूप में दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी के तुलना में हिंदी में तार सस्ता क्यों पड़ता था। जैसे अंग्रेजी में डे एंड नाइट 3 शब्द, इनके लिए 3 शब्दों का प्रभार लगेगा, लेकिन यहीं पर हिंदी में इसको रात दिन ये एक शब्द माना जाएगा और उस पर एक शब्द का प्रभार लगेगा, तो इसलिए ये हिंदी में तार सस्ता पड़ता था। यहाँ 11 फरवरी 1855 को तार प्रारंभ किए हुए थे, तार की सुविधा प्रारंभ हुई थी। 14 जुलाई 2013 को भारत सरकार द्वारा
तार की सुविधा समाप्त कर दी गई। लेकिन फिर भी तब प्रारूप इसका पूछ लिया जाता है। तो इसका प्रारूप देख लेंगे, बहुत ही सिंपल है। तार का प्रारूप, राजकीय तार द्रुतगामी, अगर द्रुतगामी है तो द्रुतगामी, साधारण है तो साधारण, ये एक ही लाइन में लिखना है सीध में। फिर ये राजकीय नाम और पता, ये एक लाइन में लिखना है। फिर सीधे लिखना है आपको, कृपया अपने पत्र संख्या इतना इतना का संदर्भ लें। और भी कोई जानकारी हो जो दी गई उसे आगे हम प्रारूप में देखेंगे। नीचे दाएं पार्श्व पर सचिव विभाग, जहाँ से तार भेजा जा रहा है, लिखेंगे। और अगर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात एक और है, बस तार में इतना ही ध्यान रखना है, अगर एक पंक्ति से ज़्यादा पंक्तियाँ लिखनी हैं तो दूसरी पंक्ति जो स्टार्ट होगी वो इसकी सीध से नहीं होगी, वो इसके आगे से, थोड़ी से आगे से प्रारंभ होगी पंक्ति। तार में बस इतनी ही मुख्यतः ध्यान रखने वाली बात है। बाद में इसके साथ हम ऐसे लिखते हैं, तार के लिए नहीं, दिनांक और स्थान। फिर उसके नीचे दाएं पार्श्व पर हस्ताक्षर, नाम, ब्रैकेट में पद, कॉमा, शासकीय पता और फिर विराम चिन्ह। ये इसका तार का छोटा सा प्रारूप है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत्तरकाशी जनपद में आए आकस्मिक भूकंप की सूचना भेजते हुए प्रदेश शासन के राहत आयुक्त से तत्काल सहायता भेजने के लिए जिलाधिकारी की ओर से भेजे जाने वाले तार, लिख के आएगा कि आपको तार लिखना है, सरकारी पत्र लिखना है। इसी काम के लिए अगर सरकारी पत्र या सरकारी पत्र लिखवाया गया होता तो उसका प्रारूप अलग होता। आलेख प्रस्तुत करें। तार लिखवाया तो इसका प्रारूप सिंपल, सरकार, राज्य, तार, द्रुतगामी, आयुक्त, कौन भेज रहा है, प्रदेश शासन के राहत आयुक्त को तत्कालीन सहायता प्राप्त करने के लिए लिखा जा रहा है। तो किसके लिए लिखा जा रहा है? उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को। यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे, यहाँ नहीं लगा हुआ, आप लगाएंगे। इस सीधी लाइन को याद रखना है। उत्तरकाशी में आकस्मिक भीषण भूकंप, व्यापक जनधन की हानि, मलबे में। अब अगली लाइन लिखनी है तो हम इसके नीचे से नहीं लिखेंगे, आगे से अगली लाइन लिखेंगे। फंसे लोगों को तत्काल बाहर निकालने एवं सहायता पहुंचाने के लिए विशेष को उससे राहत तत्काल मुहैया कराई जाए। बाद में हम ये ब्रैकेट लगा के एक बिंदी ऐसे रखते हैं। इस तरह से ये प्रारूप होता है इसका। फिर ये कौन भेज रहा है, उस अधिकारी का नाम जिलाधिकारी उत्तरकाशी। या इसके बाएं पार्श्व पर तार के लिए नहीं, विराम चिन्ह, उत्तरकाशी, दिनांक। दिनांक आप पहले लिख सकते हैं, उत्तरकाशी बाद में लिख सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट अपनाएं, लेकिन दोनों को एक ही लाइन में लिखना है। ऐसा नहीं कि दिनांक ऊपर लिख दिए और स्थान को नीचे आप लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर आएंगे। आवासा, जिलाधिकारी उत्तरकाशी। ये नाम आप नहीं लिखेंगे, आवासा, काखा का ये प्रयोग करेंगे। अगर आप इंग्लिश के अक्षर प्रयोग करना चाहते हैं XYZ, तो उनको XYZ ऐसे ना लिख के आप हिंदी में लिखेंगे XYZ। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। फिर लास्ट में आप पत्रांक संख्या भी लिख सकते हैं। कार्यालय अधिकारी उत्तरकाशी, संख्या इतना इतना, दिनांक इतना इतना। और इसकी प्रतिलिपि जैसा कि ऊपर बताया गया था, डाक द्वारा उक्त तार की पुष्टि हेतु प्रेषित की जाती है। तो वो बताएंगे किस किस को प्रेषित की गई है। पहला, आप 2-3 चीज़ों को लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिव, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ, राहत आयुक्त लखनऊ, बाद में विराम चिन्ह अवश्य, बाद में एक बार फिर से हस्ताक्षर, आवासा, जिलाधिकारी उत्तरकाशी आप लिख देंगे। तो ये तार आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान इसका प्रारूप है, लेकिन हाँ, देखने से आपको नहीं आएगा। जब अगर आप सोचेंगे कि आप सिर्फ देख लेंगे, बाद में एग्ज़ाम हॉल में ही लिखेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ विराम चिन्ह लगना है। ये सब आपसे गलतियाँ होंगी और वहीं से आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको प्रारूप को बना के देखना है। आप अंदर का कंटेंट भले ही ना लिखें, लेकिन ऊपर का प्रारूप डेली आधा घंटा जब हिंदी को दें तो एक डेली प्रारूप आप बना लें, आप अपनी आंखों के सामने चिपका लें, देखते रहें कि हाँ इसका प्रारूप यहाँ से है, इस पंक्ति के बाद इस नई पंक्ति यहाँ से प्रारंभ हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, कहाँ कॉमा है, कहाँ विराम है। इन सब चीज़ों को याद रखें, पढ़ते रहें लगातार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस बार हिंदी में ज़रूर अच्छे अंक लेकर आएंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्यालय आदेश की। तब तक के लिए जय हिंद।